वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या या गिनती संख्या कहलाती हैं। और जो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती थी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये अनंत तक जाती थी। जैसे ये हमारे पास कुछ बादामें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हमारे पास कुल 7 बादामें हैं। यदि हम इनमें से एक बादाम निकाल लेते हैं तो 6 बची, एक और निकाल ली, अब 5 बची, एक और निकाल ली, अब 4 बची, एक और निकाल ली, अब 3 बची, फिर एक और निकाली 2, फिर निकाली 1, अब फिर ये निकाल ली। तो यहां पर अब कोई बादाम नहीं बची या यहां पर कुछ नहीं बचा। ये जो कुछ नहीं बचा है इसी को हम किसी संख्यांक से व्यक्त करते हैं और ये जो संख्यांक होता है वो हमारा शून्य कहलाता है। जैसे आपके पास 5 वस्तुएं हैं और उनमें से किसी ने आपकी 5 वस्तुएं ले ली तो आपके पास क्या बचेगा? तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी कुछ नहीं बचेगा को हम किससे लिखते हैं? शून्य से। इस शून्य की खोज भारतीयों द्वारा ही की गई थी। यदि इस शून्य को इन संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यदि शून्य को हम प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा जानते हैं पूर्ण संख्याओं की कि जब हम शून्य को इन प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। इन पूर्ण संख्याओं में ये जो शून्य है वो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है और चूंकि आगे हम प्रत्येक संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं जोड़ते जाएं, है ना, तो कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में होता था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती थी, इसी प्रकार कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जबकि सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है? शून्य होती है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं जैसे हमने लिखा 5, 6, 7, 8, 9। जब संख्या एक एक से बढ़ती है, जैसे 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7, 7 में एक जोड़ा 8, 8 में एक जोड़ा 9, तब ऐसी संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे इसके 9 के पहले वाली क्रम से 9 में से एक घटा देंगे 8, 8 में घटाया 7, 7 में घटाया 6, 6 में घटाया 5, तो ये हमारी क्रमागत संख्या है। एक जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है और एक घटाते हैं तो उसके पिछली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हमें 3 क्रमागत संख्याएं लिखनी हो, जैसे 9, 10 और ये 11, ये 3 हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। यदि इन 3 क्रमागत संख्याओं में अभी सवाल लगाने की जरूरत पड़ेगी, पहली और तीसरी को जोड़ा जाए, जैसे 9 धन 11, पहली और तीसरी को जोड़ा जाए और उसमें 2 का भाग कर दिया जाए। 11 में 9 जोड़ा 20/2 और 20 में जब 2 का भाग करें आएगा 10, यानी बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाए तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो बीच वाली संख्या दी गई है 10, अगली संख्या प्राप्त करनी है तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके पहले वाली संख्या प्राप्त करनी हो तो 10 में से 1 घटा देंगे
तो हमें इसके पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि मान लो एक पहली क्रमागत संख्या हमारी a है, तो अगली क्रमागत संख्या a+1 होगी। या इसके आगे वाली एक में एक और जोड़ देंगे, 1+1 यानी a+2 होगी। अब हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा इसके गुण धर्म का अध्ययन करते हैं। पहला है योग का शबरक प्रगुण। दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे हमने ली 5 और 6 और इसका योगफल किया, योगफल आया 11। अब क्या 11 हमारा पूर्ण संख्या है? तो निश्चित रूप से 11 हमारा पूर्ण संख्या है। हमने लिए 0 + 0, योगफल आया 0। 0 या 0 पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल, ये भी पूर्ण संख्या है। 0 धन 8, यह हमारा आया 8, ये पूर्ण संख्या है? हाँ ये भी पूर्ण संख्या है। हमने लिया 101 धन 49, टोटल आया 150, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ ये भी पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और जो योगफल आया वो भी एक पूर्ण संख्या है। यही हमारा योग का सवरक प्रगुण कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, और एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक प्रगुण। तो दो पूर्ण संख्याएं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, यह हमारा सवरक प्रगुण है। क्रम विनिमय प्रगुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे 3 धन 5, 3 में 5 जोड़ें कितना आएगा? 8। और हम 5 में 3 जोड़ें, 5 धन 3, तो भी हमारा कितना आएगा? 8। यानी 3 धन 5 बराबर 5 धन 3। यानी इन पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल देने से इनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 10 धन 15 बराबर होता है 25, और 15 में 10 जोड़ें तो भी हमारा आएगा 25। यानी 10 धन 15 बराबर 15 धन 10। तो दो पूर्ण संख्याओं का क्रम पलट देने पर योगफल में उनके योगफल में कोई फर्क नहीं आता। इसे हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? क्रम में परिवर्तन होने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही दो संख्या हमारी, एक है a प्लस b बराबर हो जाएगा b प्लस a। अभी हमने योगफल किया था, अब हमने लिए 3 गुणा 5। 3 में 5 का गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा 15, और 5 में 3 का गुणा करें, ये भी 15 आएगा। यानी हम चाहे 3 में 5 का गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें, गुणनफल हमेशा बराबर आता है। इसे हम बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। जैसे 10 गुणा 15, 15 धाम 150, और यदि हम 15 में 10 का गुणा करेंगे तो भी हमारे 150 आएगा। यानी 10 गुणा 15 बराबर 15 गुणा 10। यह हम बोल सकते हैं a गुणा b बराबर b गुणा a। तो यहाँ पर दो संख्याओं के गुणा के क्रम में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन गुणनफल हमेशा समान प्राप्त होता है। इसे हम गुणन का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन यदि हम 3 माइनस 5 करें तो 3 में से 5 नहीं घटेगी। या जब हम ऋणात्मक संख्या पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि 3 में से 5 घटाने पे कितना आएगा? -2, जब हम ऋणात्मक संख्या पढ़ लेंगे। लेकिन 5 में 3 घटाया जाए तो आता है 2। दोनों अंतर है।
यानी 3 माइनस 5 बराबर नहीं है 5 माइनस 3 के। मतलब घटाने में क्रमविन्वय नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे 10 में 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, लेकिन यदि 10 का भाग यदि हम 2 में देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आएगा कुछ। तो ये हमारा क्या होता है, घटाने में और भाग में क्रमविन्वय नियम लागू नहीं होता है। योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 0 में 0 जोड़ा जाए तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ा जाए 1 आया, 0 प्लस 3 या 0 धन 3, 0 में 3 जोड़े या 3 में 0 जोड़े आएगा 3, 0 धन 5 या 5 धन 0, योगफल हमेशा 5। तो 0 के जोड़ने पर यहां पर संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 को हम जोड़ दें तो योगफल हमारा वही रहता है। जैसे 1 में 0 जोड़ा 1, 3 में 0 जोड़ा 3, 5 में 0 जोड़ा 5। तो इस 0 को पूर्ण संख्याओं का योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। साहचर्य प्रगुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं 3 संख्या ले ली, 3 धन 4 धन 5, तो पहले हम इन दोनों का योगफल ज्ञात करते हैं। 3 धन 4 धन 5 9, और 3 में 9 जोड़ा, योगफल आया 12। अब हम करते हैं 3 धन 4, इन दो संख्याओं का कोष्टक में पहले हल करेंगे, धन 5, 3 धन 4 7 धन 5, योगफल हमारा कितना आया 12। यानी 3 धन 4 धन 5 बराबर 3 धन 4 धन 5। यानी 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते समय यदि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह बना लिया जाए तो इनके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बार कैसा आता हमारा 12 प्राप्त होता है। चाहे 4 धन 5 का जोड़ा बना लिया जाए, चाहे 3 धन 4 को पहले जोड़ लिया जाए, तो इसे हम बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। यहां पर हम योग कर रहे हैं तो यह कहलाता है योग का साहचर्य प्रगुण। यदि हम गुणा करें इन्हीं में, 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 3 और 4 5 का गुणा किया 20, 20 दिया 60। अब 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौके 12 गुणा 5, तो इस बार भी गुणनफल 60 आया। यानी 3 गुणा 4 गुणा 5 ये बराबर होता है 3 गुणा 4, और इस पूरे में 5 का गुणा कर दिया जाए तो इसे हम गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे हमने 3 संख्या ली, 3 गुणा 4 धन 5, तो हमारा कितना आएगा, पहले कोष्टक हल करेंगे, 3 गुणा 4 धन 5 9, और 9 तिया 27। यदि हम 3 गुणा 4 और धन 3 गुणा 5 करते हैं तब कितना आता है, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, और 12 15 जोड़े योगफल आएगा 27। यानी 3 गुणा 4 धन 5 को हम सीधे कर सकते, 3 का गुणा 4 में करें पहले, धन 3 गुणा 5, तो इसे हम गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण कहते हैं। यहां गुणा की संक्रिया और ये योग, तो इसे गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण नियम कहते हैं। ये 3 संख्या हमारी पहली ए है, गुणा बी धन सी ले लिया हमने, तो पहले हम ए का गुणा बी में करेंगे, प्लस लगाएंगे,
फिर ए का गुणा सी में करेंगे, यानी पहले ए गुणा बी, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर ए का गुणा सी में। यदि हमारा स्तर दिया गया है ए धन बी गुणा सी, तो पहले इस सी का गुणा ए में होगा या ए का गुणा सी में होगा, तो आएगा ए गुणा सी, फिर प्लस का निशान लगेगा, फिर आएगा बी गुणा सी। तो यहां पर ये गुणन की संक्रिया पर योग का वितरण नियम कहलाता है। अब हम तीन संख्याएं 4, 8 और 5 लेते हैं। पिछली बार हमने योग किया था, इस बार घटाना करते हैं और देखते हैं नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो 4 और पहले कोष्टक हल करेंगे, 8 में 5 गया 3, 4 तिया 12। अब हम 4 गुणा 8 ऋण 4 गुणा 5 करके देखते हैं। 4 8 32, 4 पंचे 20 और 32 में 20 गया, फिर 12 आ गया। यानी ये हमारा नियम जो है वो गुणन का घटाने पर भी नियम लागू हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 8 ऋण 5 बराबर 4 गुणा 8 ऋण 4 गुणा 5, या 3 से कम ए बी सी है तो ए गुणा बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए गुणा बी, फिर माइनस लगाएंगे ए गुणा सी, या ए माइनस बी पहले दिया हो फिर बाद में गुणा सी हो, तो इसके लिखेंगे ए गुणा सी माइनस बी गुणा सी। यानी कि गुणन का घटाने पर भी वितरण नियम लागू होता है। गुणन का तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे 1 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 एकम 2 या 1 दूनी 2 तो आया, 5 एकम 5। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 है, 1 का गुणा किया तो 5 ही रहा, 0 में 1 का गुणा तो 0 हो गया, 31 में 1 का गुणा करें चाहे 1 में 31 का गुणा करें 31। यानी कि किसी भी संख्या पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। अब हम अभ्यास 2A के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और विस्तार अनंत तक होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो वहां पर 0 से लेकर 5 तक संख्या दी गई है। एक रेखा खींची, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या और 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन हो गया संख्या रेखा पर जो किताब में दी गई है। फिर अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या याद करनी है। तो इसके पहले हमने चर्चा की थी कि जब 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हो, है ना, तो पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाए तो बीच की संख्या मिल जाती है। तो पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो इसमें 2 का भाग कर देंगे तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो बीच की जो संख्या हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 28/2 यानी कि 14। और जब बीच की संख्या मिल जाती है तो इसके पहले वाली संख्या 1 घटाकर और इसके बाद वाली संख्या 1 जोड़कर निकालते हैं। तो 14 - 1 14 और 14 + 1 13, 14 - 1 फिर 14 और 14 + 1 15 हो जाएगी, है ना। 15 और 3 18 से ये दोनों योगफल कितना 28 आ रहा और ये इसके बीच में। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो। अब मध्य की संख्या दी गई, जैसे इसमें मध्य की संख्या 14 है तो इसके पहले वाली संख्या 1 घटाकर निकालते हैं और बाद वाली संख्या 1 जोड़कर। तो मध्य की संख्या हमारी 39 है तो इसके ठीक पहले यानी पूर्ववर्ती संख्या 1 घटाकर निकालेंगे तो 38 निकाल आई।
मध्य की संख्या में 39 हो जाएगी जो दी गई है, और तीसरी संख्या मध्य की संख्या में एक जोड़ देंगे तो 38 39 40 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, तो यदि उसमें शून्य शामिल कर लिया जाएगा तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अभ्यास 2B, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो ये संख्या रेखा है, पहले 0 से लेकर 4 तक गए, फिर इसी के आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर 5 तक गए, है ना। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहां पर हो जाएगा 4 धन 5 बराबर 9। फिर यहां पर अगला है, ये यहां से 5 तक गए और फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये प्रदर्शित कर रहा 5 धन 6 बराबर 11। ये देखो 0 से लेकर 11 तक आ गया। तो ये क्या कर रहा है? दो पूर्ण संख्याओं के योगफल को प्रदर्शित कर रहा है। फिर अगला, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब इन तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाना है। 5 धन 4 बराबर 9, तो पहले हम 5 तक खींचेंगे, फिर 1 2 3 4 और लिया, तो ये पूरा जो योगफल होगा वो हमारा 5 धन 4 बराबर 9 को प्रदर्शित करेगा। फिर अगला बोल रहा है 0 धन 5। अब 0 तो एक पहले यहीं पर हो जाएगा, फिर 5, तो ये 5 हमारा जाएगा तो जो योगफल आएगा यही हमारा प्रदर्शित करेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 0 धन 5, 0 और फिर ये 5 बराबर 5। फिर अगला है 2 धन 3 धन 4, तो पहले 0 से 2 तक, फिर इसमें 3 जुड़ेगा, तो 1 2 3, फिर इसमें 4 और जोड़ना, तो 1 2 3 4, तो टोटल योगफल हो जाएगा हमारा, शून्य से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। तीसरे प्रश्न में निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 345 प्लस 789, यहां पे 345 फिर आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 789, है ना। ये योग का क्रम विनिमय नियम है। अब 2889 में शून्य जोड़ने पर, किसी भी संख्या में योज्य तत्समक अवयव जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2889, 2889। फिर यहां पर 234 में 456 जोड़ा गया, फिर इन दोनों की योगफल 789 जोड़ा गया, तो 456 789 है, तो यहां पर आ जाएगा 234। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संख्या क्रम विनिमय नहीं है, 3 युग्म लेकर इसकी जांच करना है। तो घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 5 में से 3 घटाया तो 2 आएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? विपरीत चिन्ह, -2। तो यहां +2 आ रहा है, यहां -2, यानी 5 - 3 और 3 - 5 बराबर नहीं है। अब हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, 4 - 1 ले लिया, 4 - 1 3, और 1 - 4 लें। अब ये घटाना आगे पूर्णांकों में पढ़ेंगे कैसे ये -3 आ रहा है।
तो यहाँ +3 यहाँ -3, यानी 4 - 1 बराबर नहीं है 1 - 4 के। तीसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 10 - 13 ले लिया, तो 10 - 13 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये बराबर नहीं है 13 - 10 के। यहाँ प्लस का 3 आएगा और यहाँ पर माइनस का 3 है। अतः पूर्ण संख्याओं में घटाने की प्रक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय होती तो दोनों बार उत्तर कैसे आते, समान आते। चूंकि उत्तरों में अंतर आ रहा, अतः यह प्रक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब अभ्यास 2C के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या में शून्य का जब गुणा किया जाएगा गुणनफल शून्य आएगा। 8976 में 5432 का गुणा किया गया, फिर 5432 आ गया, तो समान है, तो ये हमारा गुणन का क्रम विनिमय नियम प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर फिर आ जाएगा 8976, ये कौन सा गुणन का क्रम विनिमय नियम। 8973 में 1 का गुणा किया जा रहा है ना, तो किसी भी संख्या में गुणात्मक तत्समक अवयव का गुणा करने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 8973। उचित प्रगुण का प्रयोग कर गुणनफल करना है। यहाँ पर यदि 25 में 4 का गुणा कर दें तो 100 निकल आएगा, है ना, ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो 4 सवाल पूरा होता है, गुणा 2834 गुणा 25। अब ये हमारा इस संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा 25 गुणा 2834। अब यहां पर हम गुणन का साहचर्य नियम लगाएंगे कि पहले इन दोनों गुणा कर सकते हैं और फिर इसमें इसका गुणा कर दिया जाए। जैसे पहले चर्चा कर चुके, तो इसको लिखते हैं 4 गुणे 25 और ये गुणा हो जाएगा 2834। 4 में 25 का गुणा हो जाएगा 100 गुणे 2834, और जब 100 गुणा होगा तो यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ा देंगे, 2834 00। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,83,400। अब सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका, 5 गुणे 658 गुणे 80, उसी पे काले जैसे पहले लगाया था, है ना। यदि 80 में 5 का गुणा कर दिया 8 5 40, 400 हो जाएगा, जल्दी निकल आएगा। तो 5 गुणे 658 गुणे 80, अब क्या किया, इन दोनों को क्रम बदल दिए, तो ये गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण हो जाएगा। तो 658 गुणे 5 गुणे 80 हो गया। फिर गुणन का साहचर्य नियम लगा दिया कि पहले यहां गुणा था तो हमने इन दोनों को ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 400 और 658, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा निकल आएगा अगला उत्तर। फिर तीसरे प्रश्न में भी इसी तरह करना है। यहां पर 25 गुणा 40 हो जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 1000। तो फिर हम 25 गुणे 4837 गुणे 40 किया, फिर यहां पर गुणन का क्रम विनिमय नियम लगाएंगे और फिर गुणन का साहचर्य नियम लगा देंगे, तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगला है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ये 487 गुणा 1008 है ना। तो इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या को इस प्रकार विभाजित करेंगे ताकि गुणा आसानी से निकल आए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो 100, 1000, 500 के आसपास गुणा करना आसान रहता है। जैसे इसमें देखते हैं 487, इसको तोड़ना आसान है। जैसे 1008 है तो इसको लिख सकते हैं 1000 धन 8। अब क्या होगा, वितरण गुण का प्रयोग करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 487 गुणा 1000 प्लस 487 गुणा 8। अब 487 में 1000 गुणा करेंगे तो आसान है गुणा करना, यहां पर 3 जीरो इसके पीछे बढ़ा देंगे। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 से 56 की 6 लगी 5, 8 64 और 64 में 5 जोड़ेंगे
तो 69 की 9 यहां से लगी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। अब योगफल कर देंगे तो 6 9 8, और यहाँ 3 और यहाँ 7 3 10 की जीरो, यहां से लगी 1, 8 और 1 9 4। तो यहां पर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,90,896। इसी प्रकार हम आगे के 3 सवाल लगा सकते हैं। जैसे 998 गुणे 436 है, तो यहाँ पे 998 को विभाजित किया गया, ये 1000 के पास है तो 1000 माइनस 2 कर दिया गया, और फिर वितरण गुण का प्रयोग कर दिया गया। यहां पर 94 है, 94 को लेकर 100 माइनस 6, और फिर वही प्रक्रिया अपना दी गई। इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और हल कर देंगे। इस तरह लास्ट सवाल में ये 106 को लिख सकते 100 प्लस 6। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तत्व को बताइए। विभाजन तत्व बताने यहाँ पर 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, दो दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है, यानी 12 में 2 का भाग किया जा रहा है। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा प्रदर्शित करेगा 12 में 2 का भाग किया जा रहा है, और भागफल हमारा कितना आ रहा है? 6। 1 2 3 4 5 6 खंडों में विभाजित है। अगला है 21 भागे 3 बराबर 7। 21 में 3 का भाग किया गया, 7 आया। यदि 3 में 7 का गुणा कर दिए तो 21 आ रहा है। इस तरह 56 में 8 का भाग किया गया, 7 आया। यदि 7 में 8 का गुणा कर दिए तो 56 आ गया, 7 8 56। इस तरह 66 में 11 का भाग किया जा रहा है, यदि 11 में 6 का गुणा कर दिए तो हमें 66 मिल जाएगा। अगला सवाल है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि एक संख्या 13 है। एक संख्या 13, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 117 में हम 13 का भाग कर देंगे तो भागफल जाएगा 9 बार। यदि हम 13 में 9 का गुणा करें, 13 नंबर 117, फिर हम प्राप्त हो जाएगा। यानी 117 में 13 का भाग करने पर हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। अगला है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? हाँ, तो 1 में यदि 1 का भाग किया जाए तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण संख्या वह कौन सी है? 1 हो जाएगी। अगला है, क्या दो विभिन्न शून्य के अलावा पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि 4 में हम 2 का भाग करेंगे, 2 आ गया। लेकिन जब हम 2 में 4 का भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं।